नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो है पशु की उचित देखभाल एवं पशु कल्याण। और इसी खास विषय में आज जो हमारे मेहमान रहीं वो है नंदिनी डोगरा जी, जो कि जिला शिमला से संबंध रखती हैं और वर्तमान में रेबीज जागरूकता अधिकारी के पद पर ह्यूमन पीपल संस्थान से जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नंदिनी जी, हम कार्यक्रम को आगे ले चले उससे पहले चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कहाँ से संबंध रखते हैं और वर्तमान में क्या कुछ आप कार्य कर रहे हैं और क्या जो आपकी जो संस्था है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जी रजत जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हमें इस स्टूडियो में बुलाने के लिए। तो मैं शिमला से ही संबंध रखती हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग शिमला से ही हुई है और मैं काफ़ी समय से ह्यूमन पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ और रेबीज़ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हम रन करते हैं उसमें अधिकारी के तौर पर अभी हम काम कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स शिमला में चला रहे हैं और ये एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी टॉक्स है, तो यही सब अभी हम कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि आप जो संस्था ह्यूमन पीपल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो आपकी संस्था क्या कुछ कार्य करती हैं और कहाँ कहाँ ये कार्य कर रही है वर्तमान समय में, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हमारी संस्था को बने हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और बेसिकली ये रामपुर बेस्ड है और डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जो हैं वो हमारे इसके संस्थापक हैं और वो वर्तमान समय में रेबीज सर्वेलेंस के नोडल अधिकारी भी हैं, साथ ही साथ पशु कल्याण विभाग में भी वो काम कर रहे हैं और उन्हीं के एक पॉजिटिव माइंडसेट का आउटकम है जो आज ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। हमारा मेन जो जर्नी है वो है जानवरों के प्रति लगाव से लेकर उनके हित में कार्य करने की। आज तक हमने जो भी देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं या कभी जानवर किसी तरह की नीड में हैं, तो हमारी अप्रोच रहती है कि हम किसी भी तरह से जाकर उसकी मदद कर सकें और उन्हें एक अच्छा रखरखाव प्रदान कर सकें और लोगों में जागरूकता फैला सकें। जी नंदिनी जी, अगर हम बात करें आपकी इंस्पिरेशन की, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी पशु की सेवा करनी है, साथ ही इस संस्था से जुड़ना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये शायद एक हम लोग लकी रहे कि बचपन से लेके हमें ऐसा माहौल मिला जिसमें हमारे अंदर जानवरों के प्रति एक प्रेम भाव रहा। हमें हमारे पेरेंट्स से वो सद्भावना की एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिली कि हमें सिखाया गया कि आपको किस तरह का इनके साथ अपना संबंध रखना है, चाहे आपके इर्द गिर्द पशु पक्षी हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द कोई भी जीव है। तो बचपन से दया भाव हमारे अंदर था और हमेशा से मैं चाहती थी कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे रहकर मैं उनके प्रति एक सेवा का जो मेरा भाव है उसे पूरा कर सकूं, उनके प्रति कोई सेवा निभा सकूं। तो यही रहा बेसिकली। और हम आशा भी करेंगे कि आपसे इंस्पायर लेके काफ़ी जो लोग हैं पशु की सेवा में अपने योगदान दें और आपकी संस्था से अधिक लोग जुड़ सकें। नंदिनी जी, अगर हम बात करें, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मानसून का समय चला हुआ है और मानसून में काफ़ी ज़्यादा जो अधिक जो बीमारियाँ हैं पशु में देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तरह जो किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी अपना कार्य करते हैं, तो क्या कुछ जो ज़रूरी कार्य हैं जो मानसून के सीज़न में हमको जो स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि जो हमारे जो पशु हैं वो बीमारियों से बच सके? जी देखिए रजत जी, इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं जो मानसून है अपने जो निर्धारित समय होता है उससे काफ़ी ज़्यादा समय के लिए सक्रिय हुआ है। तो ये समय ना केवल मनुष्यों के लिए अपितु ये जानवरों के लिए भी बहुत कष्टकारक होता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो जानवर हाउस होल्ड्स में हैं या जो पालतू जानवर हैं उनका फिर भी किसी तरह से रखरखाव हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रीट्स पे घूमने वाले जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं। तो जैसे आपने कहा, अगर जो पशुधन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारे पास आप देखते हैं दुधारू पशु हैं या गाय हैं, तो हमें समय समय पर जो उनका बिछावन है वो बदलते रहना चाहिए। यानी कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो गीला ना हो ताकि संक्रमण ना हो सके नमी के कारण। दूसरी चीज़ है, अगर आपका जानवर कभी भीग जाता है तो आप उसे सुखाने का प्रबंध करें। उसको चारा जो आप दे रहे हैं वो ताज़ा हो, लेकिन जब आप हरा चारा हम देखते हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आजकल, लेकिन एकदम से जैसे ही चारा आप काट कर लाते हैं तो उसे आपको ताज़ा नहीं देना है, उसे कुछ समय के लिए रख दीजिए और उसके बाद अपने जानवर को दें। और इसके अलावा आप पानी का ध्यान रखें
कि जो आप पानी अपने जानवर को दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो, ताकि उससे पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो ना हो। और वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। मौसम बदलने से पहले ही आपको लगता है जो प्रतिक्रिया, जो आपको लगता है कि आपको ये स्टेप्स लेने हैं, वो आपको पहले ही ले लेने हैं। आपको ये वेट नहीं करना है कि आपका जानवर कोई साइन शो करे कि वो बीमार हो गया भीगने से या गलत घास खाने से। तो आपको पहले से ही डॉक्टर्स से जानकारी लेकर उसके रखरखाव का ध्यान रखना है। जी नंदिनी जी, अगर हम बात करें साथ ही जो आवारा पशु के लिए हम इंसान, जो आम इंसान, क्या कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं ताकि उनकी भी हम थोड़ी सी सेवा कर सकें? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है रजत जी, क्योंकि जो आवारा पशु हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा एक आप कहेंगे कि दुख में जी रहे हैं बेचारे। आप देखते हैं जब भी हम गलियों में देखते हैं तो आप गाय को देखेंगे, आप डॉग्स को देखेंगे, वो बारिश में भीग रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बीमार है। बहुत सारे केसेस में जहाँ पे कोई ओनर नहीं है या सेमी ओन्ड भी नहीं है, बहुत सारे जो जानवर, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं और वैसे ही उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें एज एन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास गाय है, अगर वो भीग रही है, तो अगर आप प्रबंध कर सकते हैं तो उसे शेल्टर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कीजिए। या आप जिस पंचायत में रहते हैं वहाँ के प्रधान से बात करके, जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं और बहुत सारी गौशालाएं हैं, तो वहाँ पे आप उन्हें भेजने का प्रबंध कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप उनके दाना पानी का अच्छे से रखरखाव का सुनिश्चित कर सकते हैं। और डॉग्स के केसेस में अगर आप चाहें तो जैसे शेल्टर होम्स होते हैं, कुछ एक डॉग्स को आप अपने आंगन में जगह दे सकते हैं ताकि वो सूखे रहें और बीमारियों से बचे रहें, इसका हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि क्या कुछ हम जो आवारा पशु के लिए खाने के लिए दे सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कई लोग आवारा पशुओं के लिए जो घर का जो बचा कुचा जो वेस्ट खाना है वो कुछ दे देते। तो किस तरह का जो खाना है हमें आवारा पशु के लिए देना चाहिए ताकि उनकी जो स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ ना कर सकें? जी देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया, अब आप देखिए कि जो इंसान है उनकी डाइट निश्चित है और डाइट निर्धारित की गई है कि इंसान को क्या क्या खाना है। जैसे कि हम लोग घास फूस और ये जंगली जो जड़ी बूटियां हम लोग नहीं खा सकते, उसी तरह से जैसे आप गाय की बात कर रहे हैं, तो जो अनाज है, अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में गाय को अनाज देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। और स्पेशली अगर आप बासी खाने की बात करें, जिस तरह हम देखते हैं जैसे अब श्राद्ध भी शुरू हो गए हैं, तो लोगों में अचानक से एक सेवा भाव उमड़ पड़ता है और लोग अपनी तरफ से वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में गाय को जैसे अनाज दे देते हैं, तो वो गाय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गाय उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमें गाय को उसी तरह का भोजन देना है जो गाय डाइजेस्ट कर सकती है। जैसे आप देखिए, अगर आप कई लोगों को मैंने देखा है वो कच्चा आटा गाय को दे देते हैं, जो कि गाय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस चीज़ के लिए जो निर्धारित की गई है जो भी डाइट, आपको उसको वही देनी है। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा निर्धारित करें, कितनी मात्रा में आपको देनी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है, अंडर फीड भी नहीं करना है, ओवर फीड भी नहीं करना है आपको। अक्सर हमने देखा है कई बार जब हम लोग आम लोग जब आवारा पशुओं को कुछ खाने के लिए देते तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई का माहौल भी हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या कुछ करना चाहिए और क्या किस तरह के जो सही जो तरीका है जो एनिमल्स को फीड करने का, उसके बारे में दर्शकों को बताएं? देखिए, जो मैं आपसे गाय के बारे में अगर बात करूं तो पहली बात तो कि हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि जो जितनी भी गाय आवारा घूम रही है सड़क पर, वो गौशाला तक पहुंच सके। ये एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई गाय है तो आप मैनेजमेंट या अपने ऑफिशियल्स की नज़र में उस इशू को लेकर आए और उन गायों को हम शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और रही जो आप ये बात कर रहे हैं, अगर मैं डॉग्स की केस में बात करूँ तो यहाँ पे डिपेंड करता है रिस्पॉन्सिबल फीडिंग, बहुत मायने रखती है रिस्पॉन्सिबल फीडिंग, क्योंकि अगर आप डॉग्स को फीड कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको डॉग्स को इस तरह के एरिया में फीड नहीं करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चाल हो या जहाँ से बच्चे क्रॉस हो रहे हों। आपको उसे फीड करना है जो आपको जोन्स निर्धारित किए गए हों, या तो आपकी कॉर्पोरेशंस की तरफ से या कोई आइसोलेटेड जोन्स हो जहाँ पर लोगों की आवाजाही इतनी ज़्यादा ना हो, ताकि जो ह्यूमन और ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ना हो सके। तो अगर आप उसे निर्धारित जगह पर फीड करेंगे तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसे इस तरह से फीड करेंगे कि जहाँ से बच्चे क्रॉस हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे क्रॉस हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर डॉग अपना मील खा रहा है और कोई बच्चा वहाँ से क्रॉस होता है तो हो सकता है कि डॉग बच्चे को खाने पड़ सकता है। तो उसके केसेस में आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते जो फीडिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर ही फीड कीजिए। नंदिनी जी, आप और आपकी संस्था रेबीज़ जागरूकता के लिए बड़े प्रयास कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को रेबीज़ के बारे में बताएं। आखिर ये किस तरह का रोग है, ये कैसे फैलता है और क्या क्या जो ज़रूरी कदम है हमें इसके प्रिकॉशंस के लिए लेनी चाहिए, उसके बारे में बताएं।
जी देखिए, रेबीज़ एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और ये एक फेटल डिजीज़ है, यानी अगर आपको एक बार रेबीज़ हो जाता है तो आपको बचाया नहीं जा सकता। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जानवरों से ह्यूमंस में आ जाता है। लाइजा वायरस नाम का जो वायरस है उसके कारण होता है। और बेसिकली जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे आपका डॉग है, कैट है, मंकीज़ या आपका मोंगूज है, इनके कारण होता है, इनसे ट्रांसमिट होता है। और अगर आप बात करेंगे मस्कीटो की या फिश की या बर्ड्स की, तो इनके काटने से नहीं होता। मुख्यतः जो रेबीज़ होता है वो बाइट के कारण होता है, सलाइवा यानी कि सलाइवा में जो वायरस आ जाता है उसके कारण होता है। तो यदि आपको देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि रेबीज़ के लक्षणों को कैसे पहचानें। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डॉग आप दिख रहे हैं, क्योंकि हम डॉग की केस में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो रेबीज़ के जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो डॉग्स के थ्रू हुए हैं, और जो बाइट्स देखी गई है कॉमनली डॉग बाइट के कारण ही रेबीज़ के केसेस ज़्यादा हुए हैं। तो हमें उस डॉग को पहचानना सीखना होगा कि अगर उस डॉग को रेबीज़ है तो हमें अपना बचाव कैसे करना है। पहली बात है कि जो रेबीज़ वाला डॉग होता है वो कंटिन्यूसली स्लाइवेट करता है, यानी कि आप देखेंगे कि कंटिन्यूस लार उसके मुंह से चल रही है, या वो भागता जा रहा है, रेस्टलेस होकर वो भाग रहा है, या वो बहुत अग्रेसिव होगा, या आप ये देखेंगे कि वो पैरालिटिक भी हो सकता है कुछ केसेस में, और वो किसी भी इनमेट ऑब्जेक्ट को बाइट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक नॉन मूविंग या मूविंग ऑब्जेक्ट को ही, दोनों केसेस में वो बाइट करेगा। चाहे इस केस में ह्यूमंस उसके सामने आ जाते हैं तो वो भी कारण बन सकते हैं, उसे भी बाइट कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक हीन भावना नहीं अडॉप्ट करनी है डॉग्स के प्रति कि सारे डॉग्स में ही रेबीज़ होता है या सारे डॉग्स में वायरस होता है, ऐसा नहीं है। जो रेबीज़ के कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं डॉग्स के, उनमें जो वायरस होता है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं आपकी सूझबूझ से। और हमें प्रेम की दृष्टि से देखना है जानवरों को। जो डॉग है जिसको रेबीज़ हुआ है वो भी सफ़र कर रहा है, बेसिकली उससे भी फॉरेस्ट से ट्रांसमिट हुआ है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नेवला कहते हैं। तो उनसे फॉरेस्ट के थ्रू डॉग्स में ये वायरस आ जाता है। तो हमें अपना बचाव करने के लिए, जब एक बार हम आइडेंटिफाई करने में केपेबल हैं कि ये आपने पहचान लिया कि ये डॉग रेबीज़ वाला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को बचाना है कि आप उस तरह के डॉग के संपर्क में ना आए। लेकिन समहाउ अगर फिर भी आप उस तरह के डॉग के संपर्क में आ जाते हैं या वो डॉग आपको बाइट कर लेता है, तो उस स्थिति में आपकी जागरूकता काम आएगी, आपकी अवेयरनेस काम आएगी कि आपको कैसे ट्रीट करना है अपने जख्म को। जैसे मान लीजिए आपको जख्म हो गया, आपको बाइट हो गई, तो आपको अपनी बाइट को सबसे पहले 10-15 मिनट तक पानी से धोना है, साबुन वाले पानी से धोना है। और वहाँ पर उसके बाद आप आयोडीन और स्प्लडिन जो सभी के घरों में उपलब्ध रहती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जो भी आपका नियर हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाइए, वैक्सीनेशन करवाइए। कोई भी घरेलू नुस्खे जैसे हम अपने घर पे बेसिकली अपनाते हैं कि हल्दी लगा देते हैं या इस तरह की चीज़ें, आपको नहीं करनी है क्योंकि उससे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आप इस चीज़ की गहराई को समझिए कि इसको आपने हल्के में नहीं लेना है कि आपको बाइट हो गया तो आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं कि बाइट हो गया कोई बात नहीं, आपने कोई घरेलू नुस्खा उस पर आजमा दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको बाइट हुआ है आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना ही जाना है, क्योंकि रेबीज़ कोई इस तरह का रोग नहीं है कि जिससे आपको डरना है। अगर आप प्रिवेंशन ले रहे हैं तो आपको रेबीज़ से कोई डर नहीं है। रेबीज़ विल नेवर हार्म यू अगर आपने अपनी प्रिवेंशन ली है। अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा रेबीज़। ये तो हमें पता चल गया कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज़ से संक्रमित जो जानवर है उसने अगर किसी इंसान को काट लिया है तो क्या कुछ ज़रूरी कदम हम उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे जैसे घर में कई बार पालतू पशु भी होते हैं, जो दूधाधारी पशु हैं, कई बार हम पेट भी रख लेते हैं, अगर उन जानवरों को किसी रेबीज़ संक्रमित जानवर ने काट लिया है तो उसकी कैसे पहचान की जा सकती है और कैसे उसे बचाया जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप पहचान पा रहे हैं, आप इतने समर्थ हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर इस डॉग में या इस गाय में आप सिम्टम्स देख रहे हैं कि ये रेबीज़ के सिम्टम्स जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, तो आपको 100% वैक्सीनेशन चाहे आप करवा लीजिए, बट वो फेटल है क्योंकि अगर सिम्टम्स एक बार शो होने शुरू हो गए हैं तो मीन्स उसे बचाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी डाउट के आधार पर अगर कभी किसी डॉग ने आपकी गाय को बाइट कर लिया है या डॉग ने डॉग को ही, आपके पालतू डॉग को बाइट कर लिया है, तो उस केस में आपको फर्स्ट
थिंग विदाउट वेट के वैक्सीनेशन करवानी है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि जब तक सिम्टम्स आए, क्योंकि जहाँ पे उसी वक्त अगर आप वैक्सीनेशन ले लेंगे तो वायरस वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है, वो उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी नंदिनी जी, अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी लोग अपने घरों में पालतू पशुओं को रखते हैं, कुत्तों को बाजार रखते हैं, और कई बार देखा है कि जो हमारे जो पालतू जो पशु है, पालतू जो कुत्ते हैं, वो छोटे बच्चों को भी काट लेते हैं या गलतियाँ खेलते खेलते हमारे जो लोगों को काट लेते हैं। तो क्या कुछ ज़रूरी कदम है जो हम इंसानों को अपने घर में या पशु के साथ लेनी चाहिए ताकि जो रेबीज जैसी जो संक्रमित जो बीमारियां हैं हमें और हमारे पशु को ना है? जी देखिए, जो घर में पलने वाला जो जानवर है, जैसे आप डॉग की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे खेलते खेलते कई बार जो होता है या उन्हें पंजा लग जाता है। कैट्स की भी मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि कैट्स भी काफ़ी लोग पालते हैं और कई बार क्या होता है, हम कैट का जैसे स्क्रैच हो गया, अगर कैट सा आपको पंजा लग गया है तो हम इग्नोर कर देते कि वो बाइट नहीं है, वो पंजे की कैटेगरी में आ रहा है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जनरली क्या होता है कि अपने पॉज को लिक करते रहते हैं डॉग्स भी, कैट्स भी। तो जो लार है, लार के थ्रू जो वायरस है उनके पॉज में चला जाता है। तो अगर आपको पंजा कैट का लग जाता है तो वहाँ से आपके संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उस केसेस में भी वैक्सीनेशन करवानी है। दूसरी चीज़, आपने अपने बच्चों को इस तरह की अप्रोच दिखानी है, हमेशा से ऐसा सिखाना है कि डॉग के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। यानी कि जब वो खाना खा रहा है या डॉग सो रहा है, या आप देखते हैं फीमेल जब अपने पपीज़ को लैक्टेटिंग वो है तो जब वो फीड करवा रहे तो उस केसेस में ना छेड़े। ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी होगी और उनको जागरूक करना होगा इस चीज़ के प्रति। फिर भी अगर आपको बाइट हो जाती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वही जो मैंने आपको बताया है कि पहले ज़ख्म को धोएं, उसे खुला रहने दें, और उसके बाद उसमें आयोडीन, सिप्लाडीन आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, और नियरेस्ट जो भी आपका हेल्थ सेंटर है वहाँ जाएं। आपको वेट नहीं करना है अगले दिन का, आपको इमरजेंसी केस की तरह इसे ट्रीट करना है और वैक्सीनेशन करवानी है। जी नंदिनी जी, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का किस तरह से योगदान रहता है पशुओं को लिए और ख़ासतौर से रेबीज से संबंधित जागरूकता के लिए? और आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लोग कितने जागरूक थे रेबीज़ को लेकर? इसके बाद थोड़ा दर्शकों बताएं। जी, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रजत जी। मैं आपको बताना चाहूँगी और यहाँ से धन्यवाद भी करना चाहूँगी इस मंच से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और MC शिमला का। उनकी देख रेख में और उन्हीं की निगरानी में हमने अभी 15 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में एक मास डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव किया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें हमने 3560 डॉग्स को वैक्सीनेट किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया, उनकी वजह से हमें एक पहचान मिली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिशन रेबीज़ जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें सहयोग किया, टाइम टू टाइम फंडिंग्स प्रोवाइड की, सो दैट हमारी जो ड्राइव है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, पीपल फार्म या पशुहॉलिक, इन सब ने हमारा बहुत समर्थन किया और हमारी ड्राइव को सुचारू रूप से चले रहने के लिए सहयोग किया। और देश के अलग अलग कोने से लोग आए थे, तो बिना गवर्नमेंट के ये नहीं हो सकता था। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कहीं पे इंटरवीन करती हैं तो वो सबके हित के लिए होता है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सबके साथ मिलके हमने इस चीज़ के ऊपर काम किया, और जो अभी हम नंबर लेकर आए, जो वैक्सीनेशंस हमने करी हैं, वो अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रेबीज़ जो है वो हिमाचल से एक तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे भी हमारा जो एजेंडा है दैट इज़ बेसिकली कि हमें 2030 तक इंडिया से जो रेबीज़ को ख़त्म करना है। तो उसी के सिलसिले में हमने ये ड्राइव की, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही। और जो आप जागरूकता की बात कर रहे हैं रजत जी, तो मैं ये कहूँगी, आज ही जैसे मैंने न्यूज़ में देखा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे प्रदेशवासियों को कि 99% साक्षरता के साथ हम उभर कर आए हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है हमारे लिए। तो जिस राज्य के लोग साक्षर हैं वहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मानकर हम चल सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं या कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, उसलिए हम कहेंगे थोड़ी बहुत नज़रअंदाजी की वजह से जो है कुछ बीमारियां हमें घेर लेते हैं। यहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। जैसे हम प्रोग्राम्स रन करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं टीचर्स भी काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर और स्टूडेंट्स को बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम नॉलेज रखते हैं तो हम साथ वाले को भी बता सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का मिथ है, कुछ भी है, आप उसे क्लैरिफाई कीजिए। अपनी तरफ से हमें सॉल्यूशंस पे नहीं आना है
और आपको किसी भी तरह का मिथ है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज देयर। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी नंदिनी जी, अभी तक हमने बात की जो हमारे जो घरेलू पशु हैं उनकी कैसे देखभाल की जा सकती है। अब हम बात करना चाहेंगे आवारा पशु की, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में आवारा पशु की भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आवारा पशु के कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए क्या कुछ हम ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जो ये आवारा पशु जो टर्म है, बेसिकली जो आवारा पशु है वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी के घर पे थे। तो आवारा वो तभी हुए हैं जब हमने उन्हें या तो अबैंडन कर दिया, जब वो हमारे यूज़ के नहीं रहे, या किसी कारणवश जो है वो आपसे खो गए, या कुछ भी इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस मैं बात करना चाहूँगी। तो जो आवारा पशु की समस्या है, बेसिकली हमें उससे निजात पाने के लिए सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उनके रखरखाव का ध्यान रखना होगा। अगर आप इस तरह के जानवर अपने आसपास देख रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गाय है या बैल है वो ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं में जाएं, ताकि उन्हें सड़कों पर ना भटकना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बेचारे कूड़ा खा रहे हैं बेसिकली, जो कि उनका डाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो वो कूड़े से अपना गुजारा कर रहे हैं। हम डॉग्स को देखते हैं, डॉग्स की पॉपुलेशन भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो बेसिकली है वो कभी ना कभी ओन्ड थे, लेकिन अब उन्हें अबैंडन कर दिया गया। तो जब उन्हें अबैंडन कर दिया गया तो फिर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो आने वाले टाइम में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, चाहे वो आवारा पशु है, हम उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रखें और उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए थोड़ा सा काम कर सके, वो कम की जा सके, सो दैट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि गाय बीच में आ गई है तो उसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि ये किसी पर्टिकुलर तबके की वजह से हुआ है या इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। ये हम सब नागरिक हैं, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और हम सबका पूर्णतः सबका मिलके फ़र्ज़ बनता है कि हमें इस जो समस्या है इससे निजात पानी है। जी नंदिनी जी, अक्सर हमने देखा कि पशु क्रूरता यानी कि एनिमल क्रूएल्टी के बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हमारे आसपास कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी की जा रही है तो उस परिस्थिति में हमें क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, कहाँ हम शिकायत कर सकते हैं या क्या क्या जो हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी किसी भी देश को अगर आपने उसकी उन्नति का अगर आपने आंकलन करना है वो यहीं से किया जा सकता है कि वहाँ के जो पशु, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ का पर्यावरण किस स्थिति में है। अगर वहाँ के लोग एक दयनीय स्थिति में अपने पशुओं को रख रहे हैं तो मतलब आप उस राज्य को या उस जो देश है उसको प्रगतिशील राज्य की कैटेगरी में या देश की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जैसे आपने क्रूरता का बताया, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रूरता के केसेस हो रहे हैं, चाहे आप डॉग्स की बात करें या गाय की बात करें, आप किसी भी जानवर की बात करें, हर जगह से हमें सुनने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम इस सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में सबके साथ मिलके रह रहे हैं, हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी इस दुनिया को। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बेशक चाहे पॉपुलेशन में ह्यूमन ज़्यादा हैं, लेकिन जो राइट्स हैं, एनिमल्स की राइट्स भी उतने हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अब ये चीज़ मानता है। और जैसे आपने बात की क्रूरता की, तो देखिए आईपीसी की धारा के तहत 428 और 429 के अंदर दंड का प्रावधान भी है इस पे। यदि कोई क्रूरता या दुर्व्यवहार किसी जानवर के साथ कर रहा है तो उसमें फाइन से लेकर के 5 साल की सज़ा तक भी उन्हें दी जा सकती है। तो अगर आप इस तरह का कोई केस कभी देखते हैं तो आप रिपोर्ट करें। अगर आप देख रहे हैं तो अपनी जो भी आपके नियर जो भी पशुपालन विभाग से संबंधित जो भी हैं वहाँ पे आप इस चीज़ को रिपोर्ट करें। अगर आप कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज़ में हैं तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह के केसेस को। अपने एंड पे आपने कोशिश करनी है कि जागरूकता लोगों के अंदर आए, प्रेम भावना से रहना हम लोगों को सिखा सकें कि हमें इनके साथ शेयर करना है ये वर्ल्ड, और पूरी तरह से सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है, ये समझना होगा। नंदिनी जी, अक्सर हमने देखा है कि कई बार चलते चलते हमें घायल पशु या पक्षी अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, या कई बार नवजात जो पशु हैं वो आवारा हो जाते हैं, वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि जो घायल जो जानवर या पक्षी हैं उसको हम बचा सकें, और कहाँ उसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है रजत जी। तो देखिए, ऐसा मेरे साथ भी, मैं आपको पर्सनल अनुभव से भी बताना चाहूँगी, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे कोई घायल पशु या कोई डॉग मुझे इस तरह से मिला है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अगर मैं बात करूँगी, जैसे हमारे साथ पूरे प्रदेश भर से इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है रेस्क्यू के केसेस के लिए फ़ोन आते रहते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम वहाँ पर पहुँचें। सबसे पहले वहाँ पर पहुँचकर हम उस पशु की हालत देखते हैं कि वो किस हालत में है, अपनी तरफ से फर्स्ट
फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर मान लीजिए ब्लड निकल रहा है तो आपको उसे कैसे फर्स्ट एड देनी है, या कोई डॉग गिर गया है या कोई जानवर कहीं गिर गया है तो किस तरह से फर्स्ट एड देनी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रहता है वो ये रहता है कि उसे वेटनरी हॉस्पिटल्स में ले जाया जा सके, क्योंकि वहीं पे उचित रखरखाव और उचित जो उसे जिस भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है वो वहीं पर ही दिया जा सकता है। तो लेकिन एज इन एक जागरूकता के उसमें देखा जाए, और जैसे हमारे को जीवों के प्रति स्नेह है तो हमारे को ये नहीं करना है कि हमें इग्नोर कर देना है। जैसे बहुत बार मैंने देखा है अगर डॉग को हिट कर दिया गाड़ी ने, तो इस तरह के केसेस में कभी कभी जो लोग होते हैं वो इग्नोर करके चले जाते हैं। जी नहीं, देखिए एक एक जान इम्पॉर्टेंट है, और शायद वो आपके लिए इतनी मायने नहीं रखे, लेकिन जिसकी जान बचेगी उसके लिए वो बहुत मायने रखेगी। तो अगर आप कभी इस तरह का केस देखते हैं, आप कोशिश कीजिए उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाइए, और जो भी आपके नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाइए जहाँ पे उसका मुफ्त इलाज होगा। जी नंदिनी जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, तो इस मंच के माध्यम से आप क्या जो तमाम हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे ताकि जो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं पशु सेवा या आपकी संस्थाएं या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और अपनी जो भागीदारी है पशु सेवा में दे सकें? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में काम कर रही है और पशु के रखरखाव, उनकी उचित अच्छी स्थिति बन सके, क्योंकि देखिए पशुओं का भी उतना ही हक है जितना हक हमारा है। वो डिज़र्व करते हैं अच्छा शेल्टर, अच्छा फूड, वो डिज़र्व करते हैं प्यार, और हम पशुओं के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो अगर हम उनका अच्छे से रखरखाव कर रहे हैं, उन्हें प्यार देते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान बिना दया के हो जाएगा तो फिर वो इंसान नहीं कहलाएगा। तो जानवरों के प्रति यदि आपके मन में भावनाएं हैं, यदि आपके मन में सेवा भाव है, तो वही आपको आगे लेकर जाएगा, और यही सब इसी सेवा भाव के कारण हम सब मिलके एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पशुओं की सेवा कर सकें। तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात की नंदिनी डोगरा जी से, जिन्होंने हमें पशु चिकित्सा व पशु की कैसे सेवा कर सकते हैं और कैसे उनकी उचित देखभाल कर सकते हैं उसके बारे में आज हमें बताया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।